वेलकम टू बैम्बो क्लास। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 सैंपल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 12 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 5 एपिसोड। एनआईएसएम सीरीज का एक चैप्टर है म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। ये है लास्ट चैप्टर ऑफ एनआईएसएम सीरीज 5 एपिसोड। Already I have uploaded MCQs for all the chapters and the link is provided in the description box. तो अभी शुरू करते हैं सैंपल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 12। Question number 1. For a successful financial planning, which among the below four steps a distributor should consider as the last step? एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को इन 4 स्टेप्स में से कौन सा लास्ट स्टेप के रूप में कंसीडर करना चाहिए? एक डिस्ट्रीब्यूटर को 5 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए कोई इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम। फर्स्ट, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप तैयार करना है। नंबर 2, इन्वेस्टर की फाइनेंशियल स्टेटस इवेलुएट करना है। नंबर 3, नीड्स, गोल्स, टाइम हराइजन, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फाइनेंशियल प्लान तैयार करके क्लाइंट्स को रेकमेंड करना है। नंबर 4, रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है। एंड द लास्ट स्टेप, मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन एंड पीरियोडिकल रिव्यू एंड री-इवैल्यूएट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिव्यू, री-इवैल्यूएट एंड मॉनिटर द प्लान। Question number 2. The role of satellite portfolio is? सैटेलाइट पोर्टफोलियो की रोल क्या है? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक इन्वेस्टर को 2 तरह के पोर्टफोलियो बनाने चाहिए, एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो एक इन्वेस्टर का मेन पोर्टफोलियो होता है। कोर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट वेल डाइवर्सिफाइड रहता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोर पोर्टफोलियो बनाया जाता है एक इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म नीड बेस्ड गोल अचीव करने के लिए और ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन बेस्ड है, जहां एक इन्वेस्टर हायर रिटर्न अर्न करने के लिए हाई रिस्क लेता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो का एम है शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स, यानी मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स का एडवांटेज लेके प्रॉफिट अर्न करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नंबर 2, यानी टेकिंग एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following scheme category would be considered the least risky in terms of credit risk? इनमें से कौन स्कीम में क्रेडिट रिस्क सबसे कम है? इनमें से गिल्ड फंड्स ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट के डिफॉल्ट की चांसेस नहीं रहते हैं एंड इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क। नो डिफॉल्ट रिस्क इज एसोसिएटेड विद गिल्ड फंड्स एज गिल्ड फंड्स गारंटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गिल्ड फंड। क्वेश्चन नंबर 4. Amongst the following, which are the closed-ended debt funds? इनमें से closed-ended debt fund कौन सा है? Closed-ended funds एक ऐसा फंड है जिसमें फंड हाउसेस लॉन्च के टाइम एक सर्टेन नंबर में यूनिट्स इशू करते हैं। क्लोज्ड एंडेड फंड की यूनिट कैपिटल फिक्स्ड होती है। एनएफओ क्लोज होने के बाद इन्वेस्टर्स क्लोज्ड एंडेड फंड की यूनिट्स खरीद नहीं सकते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स यानी एफएमपीस एक क्लोज्ड एंडेड फंड है। क्लोज्ड एंडेड फंड्स की एक प्री डिफाइंड मैच्योरिटी पीरियड रहती है 30 डेज से लेकर 5 इयर्स तक। सो
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। Question number 5. The simplified framework through which an investor can assess the level of risk involved in a mutual fund scheme is known as dash. किस फ्रेमवर्क से एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में शामिल रिस्क के लेवल का एसेस कर सकता है? टू 2013 में सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर कोड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ब्लू लो रिस्क, येलो मीडियम रिस्क और ब्राउन हाई रिस्क रिप्रेजेंट करता है। अप्रैल 2015 में सेबी ने रिस्क लेवल को 3 से इंक्रीज करके 5 कर दिया और कलर कोड को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रिस्कोमीटर से रिप्लेस कर दिया गया। नाउ रिस्कोमीटर रिस्क के 6 लेवल्स रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 लो, नंबर 2 लो टू मॉडरेट, नंबर 3 मॉडरेट, नंबर 4 मॉडरेटली हाई, नंबर 5 हाई एंड नंबर 6 वेरी हाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्कोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6. Which among the following schemes would have lower risk concentration? इनमें से किस स्कीम में रिस्क कंसंट्रेशन कम होगा? इनमें रिस्क सबसे कम होता है डाइवर्सिफाइड फंड में, रिस्क बढ़ जाता है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डाइवर्सिफाइड फंड्स टू फोकस्ड फंड्स, फिर फोकस्ड फंड से जब जाता है थीमेटिक फंड्स में, फिर थीमेटिक फंड से सेक्टर्स फंड में रिस्क और बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डाइवर्सिफाइड फंड। क्वेश्चन नंबर 7. What is the significant benefit of an open-ended fund compared to closed-ended fund? Closed-ended funds के तुलना में open-ended fund का क्या मेन बेनिफिट है? ओपन-एंडेड फंड का मेन बेनिफिट इसकी लिक्विडिटी है। ओपन एंडेड फंड्स के यूनिट्स को इन्वेस्टर्स करंट नब में कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ओनली एग्जिट लॉट शैल बी डिडक्टेड इफ एप्लीकेबल। फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, ओपन एंडेड स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग के जरिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स के यूनिट्स को सेल करके वैल्यू रिकवर करने के लिए इन्वेस्टर्स को एक काउंटर पार्टी यानी बायर जरूरत होती है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स की यूनिट्स को नहीं सेल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लिक्विडिटी। क्वेश्चन नंबर 8. हायर टर्नओवर रेशियो इंक्रीजेस द रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ फंड्स एंड ऑल्सो इंडिकेट्स अनस्टेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? हायर टर्नओवर रेशियो फंड का रिकरिंग एक्सपेंसेस बढ़ाता है, ऑल्सो इंडिकेट करता है अनस्टेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। यह सही है या गलत? टर्नओवर रेशियो एक साल के टाइम पीरियड में फंड रिप्लेसमेंट का परसेंटेज बताता है। यह है एक मेजर जिससे पता चलता है कि फंड मैनेजर्स फंड्स के एसेट को कितनी बार खरीदते हैं और बेचते हैं। हायर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एक फंड के एसेट को अक्सर खरीदा और बेचा जाता है। परचेज और सेल के लिए ब्रोकरेज कॉस्ट भरना पड़ता है। फ्रीक्वेंट बाई एंड सेल पोर्टफोलियो के लिए ब्रोकिंग कॉस्ट बढ़ाता है, ऑल्सो इंडिकेट्स अनस्टेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो हाई टर्नओवर रेशियो से फंड का रिकरिंग एक्सपेंसेस बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9.
Passive funds are safe funds. NAV of such funds do not go down when the respective market falls. Is it true or false? पैसिव फंड्स सेफ फंड्स है। मार्केट फॉल होने से भी इस तरह के फंड्स के नैब में गिरावट नहीं होती है। यह सही है या गलत? पैसिव फंड्स यानी ट्रैकर फंड्स मार्केट के हिसाब से रिटर्न देते हैं। ये फंड्स की रिटर्न मार्केट को बीट नहीं करता है। ये फंड्स मार्केट को फॉलो करते हैं और रेप्लिकेट द बेंचमार्क इंडेक्स दे आर ट्रैकिंग। जब मार्केट ऊपर जाता है तो पैसिव फंड्स का नैव बढ़ जाता है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स नीचे जाता है तो पैसिव फंड्स का नैव भी डाउन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, among the following which type of fund has more concentration of risk? इनमें से कौन से फंड मोर रिस्की है? मनी मार्केट फंड एक टाइप का डेब्ट फंड है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आदि में इन्वेस्ट करता है। इस तरह के फंड में रिस्क कम होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी एक टाइप का डेब्ट फंड है जो डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इस तरह के फंड में रिस्क मॉडरेट होता है। मल्टी कैप फंड एक टाइप का इक्विटी फंड है। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ये रिकमेंड की जाती है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में मिनिमम 25 इन्वेस्टमेंट इस फंड्स को रिस्की बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नंबर 2 यानी मल्टी कैप फंड। क्वेश्चन नंबर 11, which debt funds invest in securities with maturities between 1 year and 3 years? एक साल से लेके 3 साल के बीच मैच्योर होने वाले सिक्योरिटीज में कौन से डेब्ट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं? फोकस्ड फंड एक टाइप का ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। फोकस्ड फंड मिनिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और नेट एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड एक टाइप का डेब्ट फंड है जो 91 डेज तक मैच्योरिटी वाले डेब्ट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक टाइप का डेब्ट फंड है जो 1 साल से 3 साल के बीच मैच्योरिटी वाले डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट फंड एक टाइप का डेब्ट फंड है जो 1 साल तक की मैच्योरिटी वाली मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। क्वेश्चन नंबर 12, which amongst the following statement is are true? इनमें से ट्रू स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाले फंड्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी ग्रोथ रेट एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ से अधिक होती है। ऐसी कंपनीज के शेयर बुल मार्केट में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन मार्केट में गिरावट से ऐसे शेयरों की कीमत अधिक गिरती है। वैल्यू स्ट्रेटेजी उन शेयरों में इन्वेस्ट करती है जो चीप रेट में अवेलेबल है बट फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जब मार्केट में शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं तब वैल्यू की एप्रिसिएशन होती है। वैल्यू ओरिएंटेशंस फॉलिंग मार्केट में वैल्यू फंड की हेल्प करते हैं आउट परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे फायदा होता है अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड में यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाता है।
अगर यूएस डॉलर वीक हो जाता है यानी रूपी स्ट्रांग हो जाता है, द इन्वेस्टर फेस ए लॉस, मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न कम हो जाता है। तो इनमें से सभी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 13. Which component of hybrid funds ensures regular returns? हाइब्रिड फंड का कौन सा कंपोनेंट रेगुलर रिटर्न सुनिश्चित करता है? हाइब्रिड फंड्स इक्विटी स्कीम्स और डेब्ट स्कीम्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है जो इक्विटी में एक्सपोजर चाहते हैं लेकिन लो रिस्क के साथ। हाइब्रिड फंड में इक्विटी कंपोनेंट वैल्यू में एप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। डेब्ट कंपोनेंट रेगुलर रिटर्न सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेब्ट कंपोनेंट। Question number 14. Performance of which funds are linked to the profitability of gold mining and other gold processing company? गोल्ड माइनिंग और अदर गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी से किस फंड का परफॉर्मेंस लिंक्ड है? गोल्ड सेक्टर फंड्स गोल्ड माइनिंग एंड अदर गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इन गोल्ड सेक्टर फंड्स का परफॉर्मेंस इन गोल्ड कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक है। गोल्ड ETF का परफॉर्मेंस गोल्ड की प्राइस को बारीकी से ट्रैक करता है क्योंकि इसके परफॉर्मेंस इशूड यूनिट्स के लिए कस्टडी में रखे गए गोल्ड के वैल्यू पर डिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्ड सेक्टर फंड। क्वेश्चन नंबर 15. When selecting scheme for an investor, which amongst the following sequence one distributor should follow? एक इन्वेस्टर के लिए स्कीम सिलेक्शन करते समय एक डिस्ट्रीब्यूटर को इनमें से किस सीक्वेंस का फॉलो करना चाहिए? यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना है, उसके बाद टाइम हराइजन देखना है, उसके बाद रिस्क एपेटाइट एसेस करना है, उसके बाद एसेट एलोकेशन, उसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन, उसके बाद ऑप्शन चूज करना है कि ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन। So this was 15 MCQs from chapter 12 of NISM series 5A courses. Already I have uploaded MCQs for all the chapters. इसके साथ साथ आप कोर्स मटेरियल ध्यान से देखते रहिए, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड आई विश एवरीवन विल क्रैक द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।